नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 13 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थी, राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का होगा, अति लघुतरात्मक भी 1 अंक का होगा और निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 अंक के होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो 4 अंक वाला जो क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें यहाँ पर अथवा वाला 4 बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और 2 बड़े क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक आपको करना होगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं यहाँ पर सर्वप्रथम ले लेता हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न ही देखिए कि कुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। तो हम आपको बता दें कि यहां पर मैं बात करता हूं सबसे पहले कुचालक, फिर मैं बात करूंगा यहां पर चालक और अंत में हम बात करेंगे यहां पर अर्धचालक। तो इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का जो मान है कुचालक के लिए होता है लगभग डेल्टा Eg की जो वैल्यू होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर हम बात करें चालकों की तो ये लगभग 0 के समथिंग होती है और अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। मैं यहाँ पर अर्धचालकों का एग्जाम्पल आपको बता दूं कि सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का जो मान है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात करें यहाँ पर जर्मेनियम की तो जर्मेनियम के लिए डेल्टा Eg का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुचालकों के अंदर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हीरे की तो हीरे के लिए जो डेल्टा Eg का मान है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन कुचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि से अधिक ही होगा, लगभग इसके समथिंग ही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी एंड द्वार के लिए 3 निवेशी A B C हैं तो इनका निर्गत Y होगा। चलिए यहां पर देखें, एंड द्वार में जो भी आप निवेशी संकेत लगाते हैं, निर्गत संकेत उनके मल्टीपल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहां पर A B C आप निवेशी संकेत लगा रहे हैं तो निर्गत संकेत A डॉट B डॉट C के रूप में प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, इनमें से ग्राही अशुद्धि कौन सी है? देखिए, जो ग्राही अशुद्धि होती है वो त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि होगी। और ये यदि मैं बात करूं यहां पर आवर्त सारणी की तो आवर्त सारणी के अंदर ये 13वें वर्ग की होने वाली है। 13वें वर्ग के तत्व ग्राही अशुद्धि के रूप में होता है। तो देखिए इसमें हम बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम, तो बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला,
इंडियम भी इसमें आएगा। तो यहां पर ऑप्शन आप देखेंगे कि गैलियम ऑप्शन सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सार्वत्रिक गेट है, इनमें से सार्वत्रिक गेट कौन सा है? तो देखिए, सार्वत्रिक गेट वो गेट होता है जिनसे अन्य गेट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सार्वत्रिक गेट दो होते हैं, एक तो नैंड गेट और नॉर गेट। यहां पर वैसे नॉर गेट का ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन यदि सार्वत्रिक गेटों के बारे में पूछा जाए तो ये दोनों ही क्या हैं? सार्वत्रिक गेट होते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्म शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन होते हैं। वह तो मैं आपको बता दूं कि नेज का मतलब होता है शुद्ध। यदि हम सामान्य ताप की बात करें तो नेज सिलिकॉन और नेज जो जर्मेनियम है वो अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक। लेकिन यहां पर हमें जो टेम्परेचर दे रखा है वो ब्रह्म शून्य ताप दे रखा है, 0 केल्विन दे रखा है। ब्रह्म शून्य ताप का मतलब कितना हो गया? 0 केल्विन। और 0 केल्विन के ऊपर जो पदार्थ हैं, अर्धचालक हैं, वो कुचालक की भांति काम करेंगे, एक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे कि पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें अपमिश्रक है। पी प्रकार के अर्धचालक, इसका मतलब हो गया कि जो अशुद्धि है वो त्रिसंयोजी अशुद्धि होगी। कैसी अशुद्धि होगी? त्रिसंयोजी अशुद्धि होगी। अपमिश्रक का मतलब अशुद्धि ही है। अपमिश्रक का मतलब क्या है? अशुद्धि। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब क्या है? तो यहां पर आप ध्यान दें कि हमें यहां पर बोरोन दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए परिपथ में बूलियन समीकरण होगा। जो हमारे को एक परिपथ दे रखा है, इसका बूलियन समीकरण क्या होगा? तो देखिए, यहां से हमारे पास में ये जो गेट है ये हमें दे रखा है नॉट गेट, और नॉट गेट के अंदर जो भी इनपुट दिया जाता है आउटपुट में आपको उसका बार प्राप्त होगा। तो ए बार यहां पर प्राप्त होगा। यहां से आप लगा रहे हैं बी। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है और गेट। कौन सा गेट है? और गेट। और और गेट में आप जो भी निवेशी संकेत लगाते हैं आपको निर्गत संकेत उनके जोड़ के रूप में प्राप्त होगा। तो ए बार प्लस बी के रूप में प्राप्त होने वाला है। यहां पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू है, तो निर्गत धारा की आवृत्ति क्या होगी? देखिए, इसको क्लियर करें कि देखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर जैसे हमारे पास में, मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास में इस तरीके से मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। थोड़ा सा और डायग्राम को हम इंप्रूव कर लें। यहां से इस तरीके से लेकर चल रहा हूं मैं। चले, देखिए इस तरीके से हमने निवेशी संकेत लगाए हैं। ऐसे ये हमारे पास में निवेशी संकेत है, निवेशी वोल्टता है VI। इसमें इनका मान पॉजिटिव, नेगेटिव प्रत्यावर्ती वोल्टता के रूप में इस तरीके से चल रहा है। क्लियर? लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में वो इस तरीके से मिलेगा। ऐसे, इस तरीके से, ऐसे आपको आउटपुट मिलता है।
जो वोल्टता है उसके दोनों भाग क्या हो जाते हैं, डिस्ट वोल्टता में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो एक चक्कर है वो यहां से लेकर यहां पर होता है एक चक्कर, और जबकि इसका एक चक्कर यहीं पर हो जाता है। जब इसकी आवृत्ति न्यू है तो इसके जो चक्कर हैं वो दो डबल हो जाएंगे, इसकी आवृत्ति 2 न्यू होगी। इसकी आवृत्ति कितनी होगी, उतने ही समय में। देखो जैसे मान लो कि 1 सेकंड में ये एक चक्कर लगा रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 2। तो इसकी आवृत्ति निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति से 2 टाइम्स होगी, तो 2 न्यू यहां पर सही होने वाला है। यहां से आप ध्यान दें, क्लियर करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे प्रदर्शित परिपथ में 1 किलो ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या होगी। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए कि एक यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक यहां पर 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगा हुआ है, 500 ओम का रेजिस्टेंस यहां लगा है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है। आप जब किसी जेनर डायोड को जोड़ देते हैं तो ये जो जेनर डायोड है इसके ऊपर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इस बिंदु A और B के बीच में 5 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। तो इस पर 5 वोल्ट ड्रॉप होगा तो इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर भी आपको 5 वोल्ट ही मिलने वाले हैं। तो इस 1 किलो ओम से प्रवाहित धारा, 1 किलो ओम से प्रवाहित धारा, 1 किलो ओम से प्रवाहित धारा, तो 1 किलो ओम से प्रवाहित धारा ये हमारे पास में आ जाएगी वोल्टता V बट्टे में R। तो यहां से V का मान हमारे पास में 5, R का मान हमारे पास में 1000। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में 5 गुणा 10 की घात -3, इसे हम 5 मिली एम्पियर पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए B सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलईडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है। तो देखिए लाइट इमिटिंग डायोड में जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है कि जब उत्सर्जित ऊर्जा है वो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप होता है उस गैप के बराबर होती है। तो प्रयुक्त अर्धचालक के बैंड गैप के सदैव बराबर होती है। फिर हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश धनात्मक आवेश वाहक होते हैं, धनात्मक आवेश वाहक। और धनात्मक आवेश वाहक अर्धचालकों के अंदर होल होते हैं। क्या होंगे, होल होंगे। ये क्लियर कर लीजिए, ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता 8 × 10 की घात 14 प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा होलों की सांद्रता 5 × 10 की घात 12 प्रति सेमी क्यूब है। तो अर्धचालक का प्रकार है। देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता हमें दे रखी है Ne, और ये हमें होलों की सांद्रता दे रखी है NH कह दीजिए। और यहां पर इन दोनों के मान से आप देखेंगे, पाएंगे कि होलों की जो सांद्रता है वो कम है, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है वो ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्यादा होती है तो वो N प्रकार का अर्धचालक होता है। कौन सा अर्धचालक होगा, N प्रकार का अर्धचालक होता है। फिर देखिए कि जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध, जब किसी सेमीकंडक्टर को हम गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटता है, चालकता बढ़ती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अर्धचालक में किसी भी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये गलत है। 0 केल्विन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखो सही वाला ऑप्शन कौन सा है कि किसी भी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, गलत है। चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये भी गलत है।
लेकिन 0 केल्विन पर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग में किए गए परिपथ को हम कहते हैं। देखिए दिष्टकारी के अंदर जो वोल्टेज आपको प्राप्त होता है वो उतार चढ़ाव वाला होता है और उस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए हम फिल्टर परिपथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? फिल्टर परिपथ का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए कि एक अर्धचालक में होल तथा चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np तथा Ne है। हमारे पास में कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें इनकी संख्या या जो सांद्रता है वो Np तथा Ne है। तो एक शुद्ध अर्धचालक के अंदर इनकी दोनों की संख्या सेम होगी। तो यहां पर देखिए ये जो ऑप्शन है सी, Np और Ne दोनों बराबर होंगे। अपद्रव्य अर्धचालक के अंदर दोनों की संख्या बराबर नहीं होती, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। एक बार आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें Np तथा Ne दोनों ही बराबर होंगे। और हम बात करें एम टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर Ne बड़ा होगा, Np छोटा होगा। फिर मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर Np बड़ा होगा, Ne छोटा होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस संलग्न चित्र में धारा का मान होगा। हमारे को एक सर्किट दे रखा है, इसमें इधर लगा हुआ है माइनस में 4 वोल्ट निम्न वोल्टता, ये माइनस में 1 वोल्ट उच्च वोल्टता दे रखी है। तो ये तो हमारे पास में निम्न वोल्टेज है और ये हमारे पास में है उच्च वोल्टेज। ठीक है, अब उच्च से निम्न की ओर धारा का प्रवाह होगा। इधर यह है धारा की दिशा, और हम ये जानते हैं कि जब धारा इधर से N से P की ओर बहती है तो जो डायोड है वो पश्च बायस में है। कौन से बायस में है? और पश्च बायस में प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। पश्च बायस के अंदर आदर्श डायोड से बहने वाली जो धारा है वो 0 होगी, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नैंड गेट का निर्गत शून्य होगा। नैंड गेट का जो निर्गत है वो शून्य कब होगा? इसके लिए देखिए मैं आपको एक इसकी सत्यता सारणी बता दूं कि मैं इस तरीके से इसकी सत्यता सारणी को निर्मित कर रहा हूं। यहीं पर आपके सामने निर्मित कर लेते हैं। देखिए नैंड गेट के लिए सत्यता सारणी आपके सामने है। मैं यहां पर निवेशी संकेत A और B ले रहा हूं, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। जब हम यहां पर 0 0 निवेशी संकेत देंगे तो 0 गुणा 0 0 का बार हो जाएगा 1 1 0, तो इनका गुणा हो जाएगा 0 और 0 का बार हो जाएगा 1। फिर 0 और 1 का गुणा 0 0 का बार हो जाएगा 1 और 1 1 का गुणा हो जाएगा 1 1 का बार हो जाएगा 0। तो यहां पर हमें देखिए ऑप्शन देखेंगे आप कि यदि दोनों निवेशी शून्य है तो निर्गत शून्य होगा। हमारे को क्या पूछा है? निर्गत कब शून्य होगा? तो देखिए बिल्कुल ये जब दोनों निवेशी क्या हो, शून्य होंगे, तो निर्गत क्या होगा? 1 होगा। हमारे को ये पूछा कि 0 कब होगा, निर्गत शून्य कब होगा? तो जब दोनों ही निवेशी क्या हो, 1 हो। तो देखो एक निवेशी शून्य, दूसरा निवेशी 1 है, तो भी निर्गत है वो 1 रहेगा। यदि दोनों निवेशी 1 हैं तो निर्गत शून्य होगा। दोनों निवेशी 1 हो या कोई एक शून्य हो, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन
सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी यहां पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिए कि में निर्गत तब ही एक होता है जब सभी निवेशी एक होते हैं। निर्गत कब एक होगा? जब सभी निवेशी एक होते हैं। निर्गत और निवेशी सभी एक कब होंगे? कौन से गेट में होंगे? ये हमें पूछा है। तो देखिए एंड गेट में ऐसा होता है। एंड गेट के अंदर जो निर्गत संकेत होता है वो निवेशी संकेतों के मल्टीपल के रूप में होता है। तो 1 गुणा 1 बराबर 1। तो निवेशी जब एक एक होते हैं तब निर्गत एक एंड गेट में होता है। तो यहां पर आएगा एंड गेट, एंड द्वार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ताप वृद्धि से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। जब ताप इंक्रीज होता है तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता डिक्रीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या का अनुपात। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको क्लियर किया था कि एन पी और एन ई दोनों बराबर होता है, या एन पी और एन ई का अनुपात देखें तो ये 1:1 आएगा। तो 1:1 यहां पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पीएन संधि में अग्र बायस की स्थिति में अवक्षय प्रत की चौड़ाई, अग्र बायस की स्थिति के अंदर जो चौड़ाई है वो घटती है, डिक्रीज होती है। अग्र बायस के अंदर अवक्षय प्रत की चौड़ाई घट जाती है। क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम को मादित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा? तो ये जो एल्यूमिनियम है वो त्रिसंयोजी तत्व होता है। कैसा है? 3 संयोजकता वाला तत्व है, और 3 संयोजकता वाला तत्व मादित करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होने वाला है। फिर देखिए कि पीएन संधि के हास्य क्षेत्र के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को क्या कहा जाता है? कि जब पीएन संधि का निर्माण होता है तब उस संधि क्षेत्र के दोनों तरफ एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम निरोधी विभव या अवरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव उसको कह सकते हैं, या उसको हम अवरोधी विभव भी कह सकते हैं। अवरोधी विभव भी कहा जा सकता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड में ऊर्जा में बदलती है। कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? देखिए प्रकाश उत्सर्जक का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाइट को उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। तो ये एक्चुअल में विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश होता है। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक पर कुल आवेश की बात करूं तो 0 होगा। पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश कितना होगा? 0 होगा। यहां पर यदि एन टाइप का अर्धचालक होता तो उसका भी आवेश कितना होता? 0 होता। तो फिर कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई पी प्रकार के अर्धचालक, इसका नाम तो भाई धनात्मक आवेश होना चाहिए इसके ऊपर, तो पर ऐसा नहीं है। इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक पी प्रकार के अर्धचालकों में तो होते हैं होल। पी प्रकार के अर्धचालकों में तो क्या होंगे? होल। और एन प्रकार के अर्धचालकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर मैं बात करूं अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की, तो पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप के अर्धचालकों के अंदर होते हैं होल। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। कुल आवेश 0 होगा। ये आवेश वाहक होते हैं कि अगर बायस में वह वोल्टेज जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, धारा का मान
तेजी से जिस वोल्टेज के ऊपर बढ़ता है, अग्रवाइस में जिस पर बढ़ता है, उस विभव को हम कहते हैं कट विभव या नी विभव, कट या नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अपमिश्रण। क्या कहा जाता है? अपमिश्रण। इसको हम डोपिंग भी कह देते हैं, डोपिंग, मादन, एक ही है। क्लियर? फिर देखिए पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध लगभग होता है, तो काफी ज्यादा प्रतिरोध होता है, 10 की घात 6 ओम का प्रतिरोध होता है। 10 की घात 6 ओम या 10,000 ओम से तो ज्यादा ही होगा। कुल मिलाकर बात यह है, अगर बायस यदि यहां पर आता, अगर बायस आता तो उसमें जो प्रतिरोध है वो 50 ओम से 100 ओम तक होता, 50 से 100 ओम तक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में कौन से डायोड का प्रयोग करते हैं? तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? जेनर डायोड का प्रयोग करेंगे। जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज में आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किन्हीं दो कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए कौन कौन से अर्धचालक हैं ऐसे? मादित, मादित, थेलो, सियानिस, दूसरा है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फोटोडायोड के दो उपयोग लिखिए। तो फोटोडायोड इसकी सहायता से हम प्रकाश का संसूचन कर सकते हैं। प्रकाश के संसूचन में, प्रकाश का पता लगाने में, तो प्रकाश के संसूचन में इसका उपयोग होता है। साथ में दूसरा उपयोग देखें, फिल्मों में ध्वनि उत्पादन में, ध्वनि पुनरुत्पादन में, फिल्मों में ध्वनि पुनरुत्पादन में, ध्वनि पुनरुत्पादन में भी इनका उपयोग होता है। क्लियर? प्रकाश चलित स्विचों में, प्रकाश चलित स्विचों में, प्रकाश चलित स्विच में भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दर्शाए गए तार्किक द्वार का नाम लिखिए। यहां पर आप देखेंगे कि हमें निवेशी संकेत ए और बी दे रखे हैं। निवेशी संकेत क्या है? ए और बी। और ये जो प्रतीक चिन्ह है वो हमें दे रखा है नोर गेट का। कौन से गेट का है? हमें यही पूछा है कि कौन सा तार्किक द्वार है, तो नोर है। इसका निर्गत संकेत ए प्लस बी के बार के रूप में प्राप्त होता, तो इसका जो आंसर है वो होगा नोर तार्किक द्वार। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि छांटिए। ग्राही अशुद्धि को छांटना है, इनमें से अलग करना है। तो यहां पर आप देखेंगे, वैसे ये ग्राही अशुद्धि के बारे में पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी होती है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। देखो यहां पर ये जो गैलियम है वो क्या है? एक ग्राही अशुद्धि है, तो इसको हमने छांट लिया। ये आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ये सब क्या है? दाता अशुद्धि है। तो देखो दाता अशुद्धियां कौन कौन सी होती है, तो ये आपको पूछ लिया जाए तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, बिस्मिथ है, ये सब क्या है?
दाता अशुद्धियां है। फिर देखिए कि हमें ये पूछा है कि तार्किक द्वार क्या है। तो तार्किक द्वार हम किसे कहेंगे? चलिए डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि वे विद्युत परिपथ जिनके निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त हो, तार्किक द्वार कहलाते हैं। कि विद्युत परिपथ वे विद्युत परिपथ जिनके निर्गत संकेत जिनके निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष संक्रिया हो सकती है, वो जोड़ की संक्रिया हो, बाकी की हो, गुणा की हो, विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त हो, तार्किक द्वार कहलाते हैं। तार्किक द्वार कहलाते हैं। क्लियर? देखिए जो अगला जो क्वेश्चन है वो काफी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि दिए गए तरंग प्रतिरूप से नोर और एंड गेट के तरंग प्रतिरूप को आलेखित कीजिए। देखिए इसे आप एक बार समझेंगे और इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ी मैं नीचे यहाँ पर थोड़ी जगह कर लेता हूं, फिर हम इनका आंसर देखेंगे नोर और एंड गेट के लिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हम यहां पर नोर गेट, कौन सा गेट लेकर चल रहे हैं? नोर गेट के निवेशी संकेत हम यहां पर देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो है 1 और ये वाली वैल्यू है 1। ये 0, ये भी 0, ये 0 1 और ये है 1 0, ये 1 1 और ये 0 0 0 1, ये हमारे पास में है। और नोर गेट के अंदर हम ये जानते हैं कि जो निर्गत संकेत होता है वो निवेशी संकेतों के योग के बार के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ देखें आप कि यहां पर हमारे पास में है 1, यहां पर भी 1 और 1 का जोड़ करेंगे तो 1 और उसका बार करेंगे तो 0। तो ये जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होने वाला है, ऐसे ग्राफ मिलेगा। ये वैल्यू है वो 0 है। कितनी है? 0। फिर 0 और 0 पर 0 और 0 का जोड़ करेंगे तो 0 0 का बार हो जाएगा 1। तो ये हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये हमारे पास में है 1, तो यहां से इस तरीके से मिलने वाला है। क्लियर? फिर बात करते हैं 0 और 1 का जोड़ करेंगे तो 1 का बार करेंगे तो वापस 0, वापस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ऐसे मिलेगा। फिर देखें 1 और 0 का भी जोड़ करेंगे, इस 1 और इस 0 का, तो यहां से इनका योग हो जाएगा 1 का बार करेंगे तो 0। तो ये ग्राफ ऐसे ही चलने वाला है। फिर देखिए 1 का जोड़ करेंगे तो 1 का बार करेंगे तो फिर 0, फिर ऐसा ग्राफ मिलेगा। 0 का जोड़ करेंगे तो 0 का बार 1, अब की बार हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा, ऐसे। फिर 0 और 1 का 1 और 1 का बार 0, तो वापस ये ग्राफ इस टाइप से हमें मिलने वाला है। तो ये हमें ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होने वाला है। साथ में अपन को समझना है एंड गेट के लिए भी। तो एंड जो गेट है उसके लिए जो निर्गत संकेत होते हैं y बराबर a डॉट b होता है। y बराबर क्या होता है? a डॉट b। तो यहां से आप देखें कि हमारे को 1 1 दे रखा है, तो 1 और 1 का गुणा हो गया हमारे पास में 1, तो ये हमें मिलने वाला है 1। फिर 0 0 का गुणा हो गया 0 और इनका आउटपुट यहां पर हमारे को मिल गया है 0। फिर 0 1 का गुणा 0, ये हमें 0 मिल गया। फिर 1 0 का गुणा भी 0, तो ये हमें फिर से 0 मिल गया। 1 1 का गुणा 1, फिर वापस
हमें इस तरीके का मिल गया है। 0 0 का गुणा फिर से 0, तो वापस ऐसा ही ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ग्राफ हमें मिलने वाले हैं, प्राप्त होने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पर नोर गेट का देखा, एंड गेट का देखा, वैसे ही अन्य का भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दाता अशुद्धि छांटिए। इनमें से हमारे को दाता अशुद्धि छांटनी है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो दाता अशुद्धि है वो 15वें वर्ग की होती है। कौन सा वर्ग होगा? 15वां वर्ग होगा। और 15वें वर्ग के जो तत्व हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन होता है जो कि गैस है, वो तो हम मिला नहीं सकते। फिर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सब क्या है? दाता अशुद्धियां होती। तो यहां पर आप देखें कि जो आर्सेनिक है एक दाता अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? दाता अशुद्धि है। क्लियर? कि अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं? कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि मिला दें। शुद्ध या जो नेज अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक हमें प्राप्त होते हैं उनको हम अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए लॉजिक गेट परिपथ के लिए सत्यता सारणी बनाइए। देखिए सत्यता सारणी यहां पर आउटपुट देख लेते हैं। यहां पर निवेशी संकेत है ए, इसका यहां पर है बी, और इनका जो आउटपुट होगा यहां पर ए का बार और यहां पर हो जाएगा बी का बार। ये हमें जो गेट दे रखा है वो दे रखा है एंड गेट। जो भी आप निवेशी संकेत लगाएंगे निर्गत संकेत उनके गुणा के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। तो यहां पर आप ध्यान दें, इसके लिए हम एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। चलिए ये टेबल मैंने आपके सामने रखी है। निर्गत संकेत क्या होगा वो हमें पूछा। निर्गत संकेत मैंने क्लियर कर दिया है कि ए बार डॉट बी बार ये होने वाला है। तो यहां पर हम निवेशी संकेत 0 0 लगा रहे हैं, 1 0 लगा रहे हैं, 0 1 लगा रहे हैं, 1 1 लगा रहे हैं। तो देखिए एक का बार, तो एक का बार 0 का बार हो जाएगा 1, 1 का बार हो जाएगा 0, 0 का बार हो जाएगा 1, 1 का बार हो जाएगा 0, 0 का बार हो जाएगा 1, फिर 0 का बार हो जाएगा 1, 1 का बार 0, 1 का बार फिर से 0। 1 1 का जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास में आ गया 1, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 0 0 का 0। ये हमें ट्रुथ टेबल मिलने वाली है। फिर देखिए विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे को पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड किसे कहा जाता है? तो पीएन संधि डायोड जब पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दें, कि हमारे पास में यहां पर दो अर्धचालक हैं, एक पी प्रकार का है, इस तरीके से है। देखो ध्यान देंगे आप, ये हमारे पास में दो टाइप के अर्धचालक हैं, इनको समझें। ये एक पी टाइप है, एक एन टाइप है, और दोनों को यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें तो हमें एक पीएन संधि डायोड प्राप्त होगा। उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको हम इस तरीके से निर्मित कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह है। ये इधर वाला पी हिस्सा, इधर वाला एन हिस्सा। तो पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ने पर हमें पीएन संधि डायोड प्राप्त होता है। विद्यार्थियों इस चैप्टर में से निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, साथ में एक अथवा भी आपको मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में से जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको एक भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन क्लियर करना है। जो पहला जो निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है वो है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर बताइए। तो आपको ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ही समझाना है। आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे नोट्स में इजी वे में प्राप्त हो सकता है, सीधा सीधा प्राप्त हो सकता है। देखिए वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का पूछा जाएगा, इसके साथ में आपको छोटा मोटा क्वेश्चन अवश्य ही दिया जाएगा,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का नहीं होगा, तो 2-3 क्वेश्चन मिलकर फिर 4 नंबर का बनने वाला है। फिर देखिए कि दिए गए चित्र में युक्ति अक्ष का नाम लिखिए, इसका परिपथ चित्र बनाकर निम्न कार्यविधि समझाइए। तो निम्न ये हमारे पास में निवेशी संकेत हैं और निवेशी संकेत प्लस माइनस के रूप में दे रखे हैं और अक्ष उपकरण में से गुजरते हैं तो सारे के सारे ही धनात्मक हो जाते हैं, इनका दिष्टकरण हो जाता है। तो ये जो अक्ष है ये क्या है? तो ये एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। ये क्या है? एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी से ये ऐसे निर्गत संकेत हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है? इसका परिपथ चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि समझानी है। फिर देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के अग्र और पश्च बायस के अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक परिपथ का चित्र बनाकर समझाइए। साथ में आपको हो सकता है कि जेनर डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों यहां से मुझे उम्मीद है कि एक बड़ा क्वेश्चन यहां से निकलेगा और आप उन्हें आराम से कर सकते हैं। यदि इन क्वेश्चन को कर लेंगे, यदि मैंने यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन दिखाए हैं, इन 4 क्वेश्चन को भी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। आराम से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों यदि आप इसके अलावा भी यदि कोई टॉपिक देखना चाहें, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफी छोटा है, कोई भी टॉपिक ना छोड़े तो ये अच्छा, क्योंकि 6 अंक के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को समझाइए। भाई इनमें कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों का निर्माण कैसे होता है, ये आपको इसके साथ में पूछा जा सकता है कि इनसे हम पीएन संधि डायोड किस तरीके से निर्मित करते हैं। साथ में यहां पर मैंने पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में बताया, आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो यही है बड़े क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछे जाने की प्रबल संभावना है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों ये हमने सभी चैप्टर्स के वीडियोज तैयार कर लिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। आप इन वीडियोज को अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का लाभ ले सकें। साथ में इन सभी टॉपिक जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है, वो पीडीएफ आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है हमारे ऐप की, वहां उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के पश्चात आपको कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अच्छे से उनको समझ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।